हेलो हाय नमस्कार। क्या हाल चाल है आप लोग का। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के लेक्चर्स को और काफ़ी वीडियोस आने वाले हैं। जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो आपका आज से शुरू हो रहा है और ये जब तक पूरे चैप्टर को कवर नहीं किया जाता ये लगातार वीडियोस जो है आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन सा चैप्टर्स आते हैं और हर एक चैप्टर्स को अच्छे तरीके से हम यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो वैसे बच्चे जो घर में जाकर के तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, साइड बुक फॉलो कर रहे हैं बट एनसीईआरटी को नहीं बना पा रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा कि यहाँ पे मैं एनसीईआरटी का लगभग सारा क्वेश्चन विथ एग्जांपल में आपको करवाने वाला हूँ। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा और पूरे लेक्चर को कवर कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करेंगे हमें। इस चैप्टर के बाद आपको कौन सा चैप्टर का लेक्चर चाहिए वो भी आप कमेंट कीजिएगा। मैं उस पर कोशिश करूंगा कि वो वीडियोज आपके पास पहुंचा दूं, है ना। तो बिना कोई देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आपका बोर्ड के बारे में, झारखंड बोर्ड के बारे में। तो हम आपको बता दें कि आपका अभी एग्जाम का कोई डेट टेबल यानी कोई टाइम टेबल जो है वो अभी तक नहीं आया है, तो आप कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये झारखंड बोर्ड है, ठीक है। तो झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि आप एग्जाम यानी स्टेट एग्जाम के भरोसे मत पड़िए, बोर्ड के भरोसे मत पड़िए। अगर इन फ्यूचर आपको लगता है कि हमें कहीं और ऐसे एग्जाम में बैठना है, जैसे कि जेईई मेंस के एग्जाम में बैठना है, एनडीए का एग्जाम में बैठना है, एयरफोर्स के एग्जाम में बैठना है, तो उसके लिए आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी बोर्ड जब भी एग्जाम लेगी तो आप एग्जाम दे दीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप जो है बोर्ड के भरोसे मत पढ़िए या बोर्ड के लिए नहीं पढ़िए, आप अपने नॉलेज के लिए पढ़िए ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे से फेस कर पाए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11th का हम चर्चा कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देख लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये चैप्टर आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे, लेकिन वहां पे बेसिक चीज पढ़े थे जी। पहला जो टॉपिक था आपका क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, वही चीज आपका एक पहला चैप्टर जो है यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। सिंपल बात है, ध्यान से रखिएगा, ठीक है बालक, ध्यान दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 11th में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो पहला चैप्टर आपका आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है, और दूसरा पार्ट है इसका कोनिक सेक्शन, और तीसरा आपको पढ़ना है 3 डायमेंशन यानी कि 3D, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि स्ट्रेट लाइन में आपको कौन कौन से टॉपिक जानने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, जो इन फ्यूचर अगर कोई एग्जाम में आप बैठते हैं तो वहां पे काम आने वाला है। सिंपल, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में आपको पहला जो जानना है, जो बेसिक इंट्रोडक्शन कह सकते हो इसका, जो क्लास 10th लेवल का होगा, पहला एक्सरसाइज तो आपका इसी से है, ठीक है। जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरा ना। तो वो सारे चीज को हम लोग पहला एक्सरसाइज में इसका कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं तो आगे पढ़ना पड़ता है स्लोप ऑफ द लाइन। हम आपको अच्छे से पूरे डिटेल्स में लेकर चलेंगे, वीडियो लंबी होगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कंप्लीट इसको देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगी आपको,
कहीं घबराने वाली बात नहीं है, कहीं ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, ठीक है। अब स्लोप ऑफ द लाइन में जो है आपको पढ़ना पड़ेगा कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल बना रहा है तो उसका स्लोप क्या होगा। फिर आपको आगे पढ़ना होगा कि कोई लाइन है जब 2 पॉइंट से पास कर रही है तो उसका स्लोप क्या होगा, ठीक। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि 2 लाइन अगर हमारा पैरेलल है तो दोनों लाइन के बीच का स्लोप क्या होगा। फिर पढ़ेंगे कि अगर 2 लाइन हमारा परपेंडिकुलर है तो उसके स्लोप का रिलेशन क्या देंगे, ठीक है। फिर अगले टॉपिक में हम लोग क्लियर करेंगे कि 2 लाइन अगर आपस में जा करके इंटरसेक्ट करती है तो एक एंगल फॉर्म होता है, तो वो एंगल को हम कैसे फाइंड करेंगे। समझ रहे हैं मेरा बात को, ठीक है। उसके बाद स्लोप खत्म होगा, उसके बाद आप पढ़िएगा इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब इसमें क्या है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन में हम लोग को जानना पड़ेगा, एकदम बेसिक से जानेंगे, कहीं आपको जानने की जरूरत नहीं है। अगर खा पी करके नहीं देख रहे हैं वीडियो तो पहले अच्छे से जाकर के नाश्ता उस्ता कर लीजिए, क्योंकि वीडियो होने वाली है लंबी, बहुत सारे पार्ट इसके आने वाले हैं। तो कृपया करके कंप्लीट देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगी, है ना। तो आगे चलते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन का बात कर रहा है। इसमें हम लोग जानेंगे कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो वो सारे लाइन का इक्वेशन क्या होंगे, सिंपल बात है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई लाइन है, ठीक है, जो किसी पॉइंट से पास कर रहा है, उसका स्लोप गिवन है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। ये सारे टॉपिक है और ये हर एक टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर करते चलेंगे, आपको टेंशन नहीं लीजिए आप। इसके बाद हम बढ़ेंगे कि भाई 2 लाइन के 2 पॉइंट के बीच का 2 पॉइंट से अगर लाइन हमारा जा रहा है तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि अगर मान के चलिए इक्वेशन में ही पढ़ना है हम लोग को इंटरसेप्ट फॉर्म में, कि इंटरसेप्ट अगर दे रखा है, अगर एक्सिस का और स्लोप गिवन है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। फिर हम लोग को जानना है कि अगर 2 इंटरसेप्ट दे रखा है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, तो उसका इक्वेशन क्या बनेंगे। समझ रहे मेरा बात को, ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग नॉर्मल टाइप ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट फ्रॉम द लाइन क्या होता है। ये सारे चीज को हम लोग कवर करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन, है ना। कहीं प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा आप, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको समय देना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे चीजों को जानना होगा, ठीक है। एक चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा कि बच्चे सभी कोई पढ़ते हैं, ठीक है, चैप्टर सभी कोई बच्चे कंप्लीट करते हैं, लेकिन जो तेज बच्चा होता है या फिर कह सकते हो स्मार्ट बच्चा होता है पढ़ाई को लेकर के, वो क्या करता है कि जो चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है ना, तो उसका एक क्विक शॉर्ट निकाल देता है, मतलब रिवीजन शॉर्ट्स तैयार करता है। कि जैसे कि हमने अगर स्ट्रेट लाइन पढ़ा तो स्ट्रेट लाइन में जितने भी टॉपिक हैं तो उस टॉपिक से कौन कौन से फॉर्मूले निकल रहे हैं उसको एक जगह लिख लेता है वो, ठीक है। ये पढ़ने का ना सबसे अच्छा तरीका है, कह सकते हो एक तरह से कि इन फ्यूचर अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगी तो वो शॉर्ट्स नोट्स को लेकर के देख करके आप ये चीज क्लियर कर लेंगे कि मेरा प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ है हमारा पूरे स्ट्रेट लाइन का जो हम लोग को जानना है, ठीक। अब आते हैं हम लोग कोनिक सेक्शन में, और कोनिक सेक्शन में सबसे पहले आपको जो जानना है वो जानना है सर्कल के बारे में। सर्कल के बारे में जानना है, यानी सर्कल के बारे में वो चीज नहीं जानना आपको कि एरिया कैसे फाइंड करते हैं ना, वो तो हम लोग 10th क्लास में देख चुके थे, पढ़ चुके थे। सर्कल में सर्कल से रिलेटेड एरिया के बारे में बहुत सारी चीज पढ़े थे 10th क्लास में, बेसिक चीज जाने थे। लेकिन यहाँ पे आपको जानना होगा इक्वेशन ऑफ द सर्कल। 2 इक्वेशन होते हैं, एक जनरल इक्वेशन होगा और दूसरा हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा। ये सारे पोर्शन को हम कवर करेंगे पूरे चैप्टर्स में, ठीक है। इसके बाद कोनिक सेक्शन के बाद
कॉनिक सेक्शन में सर्कल के बाद आपको एक और चैप्टर है यहाँ पे, वो होता है पाराबोला। ठीक है, बहुत सारे चीज के बारे में जानेंगे, नया नया नाम सुन रहे होंगे आप लोग, तो आपको बता दें कि ये सारे चीज को हम लोग जानेंगे अच्छे से कि पाराबोला क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके इक्वेशन क्या होते हैं। मेनली यहाँ पे हम लोग को जो भी फोकस करना है वो इक्वेशन को फोकस करना है, ये चीज दिमाग में आप डाल लो। ठीक है, कि जो भी हम लोग को यहाँ पे जानकारी लेना है या पढ़ना है तो इक्वेशन से रिलेटेड हम लोग को लेना है। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे आगे और ले लेंगे यहाँ पे एलिप्स। ठीक, अब एलिप्स को अगर लेंगे हम लोग तो एलिप्स से जो भी जानना है हम लोग को वो सब का सब इक्वेशन से जानना है, यानी कि एलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, टाइप्स ऑफ एलिप्स कितने होते हैं, ठीक है, उसके इक्वेशन क्या होते हैं, वो सारे चीजों को हम यहां पे देखेंगे। ठीक है, एलिप्स के बाद आपको एक जानना है हाइपरबोला के बारे में। ठीक है, बात समझ रहे मेरा, पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। ठीक, तो ये सारे चीज जो है कोनिक सेक्शन के पार्ट हैं, इसमें टोटल का टोटल हम लोग इक्वेशन जानेंगे इसका। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। इसके बाद आपको 3 डायमेंशन पढ़ना होगा, लास्ट टॉपिक होगा, और एक इसमें और है टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ 3D। ठीक है, बात समझिएगा, एप्लीकेशन ऑफ 3D, और ये कंप्लीट होता है आपका क्लास 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इतने सारे चैप्टर को जो है हम लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको बात समझ में आ रही है तो लाइक कर दें, है ना, दबा करके, ठोक करके, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और पहला चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और पहला चैप्टर आपका स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग, जो आप क्लास 10th में पढ़े थे, क्या पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक, कहीं दिक्कत होगी तो जरूर बताइएगा आप। तो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर बच्चों? स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, स्ट्रेट लाइंस के बारे में। बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारे बच्चों का जो प्रॉब्लम होती है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखोगे तो ये चैप्टर बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजे से पढ़ोगे आप, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के बारे में देख लेते हैं। उसके पहले आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप इस तरह का जो है चीजों के बारे में पहले से आप परिचित होंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए, ये तो आपको मालूम है कि ये जो है आपका वो एक्सिस है, जहां पे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश एक्सिस है, और ये आपका वाई डैश एक्सिस है। ठीक है बच्चों, और यहां पे जहां पे ये लाइन मिलती है इसे हम लोग ओरिजिन कह सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, चलिए ये नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ये आगे चलते जाएगा। इधर में लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5, और ये आगे चलते जाएगा, है ना बच्चों। इधर जाएंगे तो y पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4, इधर में जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। ऐसा नहीं कि -5 तक जाता है या 5 तक जाता है, वो और आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, एरो का साइन का मतलब ही होता है बेटा कि वो और आगे जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना, समझ रहे हो मेरा बात को, क्या कह रहे हैं हम, थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। देखिए सिंपल सी बात है। तो अब हम लोग को यहाँ पे एक चीज ये जानना है कि अगर कोई भी पॉइंट है, ठीक है, कोई भी पॉइंट कोई भी क्वाड्रेंट में हो तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप समझ जाइएगा कि कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि उस पॉइंट का, जैसे कि हमने यहाँ पे एक बिंदु लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया P,
अब अगर आपसे ये पूछें कि पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आपको तुरंत बतानी होगी कि पी पॉइंट का जो दूरी है एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से वो कितनी है ना। तो आप तुरंत क्या करोगे कि वो तुरंत मिलाओगे कि एक्स एक्सिस पे भाई कहां पे जा रहा है। ठीक, तो देखा हमने कि 3 पे जा रहा है। ठीक है, फिर आप देखोगे कि वो पॉइंट जो है वाई एक्सिस पे कहां पे जाके मिल रही है। ठीक, तो वाई एक्सिस पे कहां पे मिल रही है, 2 पे। तो पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट हो जाता है आपका बच्चों, वो कितना होगा, 3,2। अब आता है बहुत सारे सवाल कि सर पहले हम 2 क्यों नहीं लिख सकते हैं, बाद में क्यों लिखें हम। तो ये एक चीज याद रखोगे बेटा कि जब भी कोऑर्डिनेट लिखा जाता है तो पहले एक्स वाले को लिखा जाता है, उसके बाद वाई वाले को लिखा जाता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरा बात को। और वैसे भी अगर आप देखो तो अल्फाबेटिक में, अलजेब्रिक में पहले एक्स आता है, उसके बाद वाई आता है, फिर जेड आता है ना। तो वाई फिर कैसे आप लिख दोगे। अरे समझे बालक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना। तो अब एक और पॉइंट लेते हैं हम, और ये पॉइंट हम मान लेते हैं कि यहाँ पे लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ले लिए हमने क्यू। ये सारी चीज आप 9वीं क्लास में पढ़े होंगे। कौन सी क्लास में बालक, 9वीं क्लास में। वाह बेटा, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं हम। ठीक है, आप 9th क्लास में ये सारे चीज को पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो आपकी गलती नहीं है, आपके जूनियर टीचर की गलती है ना। तो चलिए सर आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो सकती है। तो हम पहले एक्स एक्सिस को अगर मिलाते हैं, ठीक है, तो ये 5 पे मिल रहा है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि ये हमारा कहाँ पे मिलेगा, वाई एक्सिस में। ठीक है, तो कहाँ पे मिल रहा है भाई, तो 2 पे मिल रहा है। सिंपल सी बात है भाई, ग्राफ नहीं है, आप समझ सकते हो ना इस चीज को। ग्राफ कॉपी नहीं है, ग्राफ पेज नहीं है जो हम एग्जैक्ट आपका बता दें कि कितना आ रहा है ना। एक एस्टिमेट कर लेते हैं कि ये हमारा 5 पे मिल रहा है और ये हमारा -2 पे मिल रहा है ना दोस्त। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ये चीज आपको मालूम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सी बात है। आप कहीं पे भी पॉइंट ले लो, मान के चलो कि हमने यहाँ पे पॉइंट लिया। ठीक, तो अगर यहाँ पे पॉइंट लिया तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे, ध्यान दे दें। तो सबसे पहले आपको मिलाना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे। कहां पे मिलाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे मिलाना पड़ेगा। और ये एक्स एक्सिस कहां पे मिल रहा है भाई, ये एक्स एक्सिस मिल रहा है -3 पे, तो -3 हो जाएगा। फिर अगर अब आप देखें कि वाई एक्सिस में ये कहां मिल रहा है, तो -4 पे मिल रहा है ना भाई, देख लो। तो ऐसे करके आप क्या करोगे, कोई भी पॉइंट का, सॉरी ये थोड़ा सा सीधा नहीं है ना, देख लेना थोड़ा सा। चलिए, तो ऐसे करके जो है आप क्या करोगे कि कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब हो जाता है कि आप क्या कर रहे हो कि उस बिंदु को स्थिति बता रहे हो, पोजीशन बता रहे हो, कहां से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, है ना। तो जो डिस्टेंस होते हैं वही तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको, कहीं दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। चलिए, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण चीज आपको ये जानना होगा कि जितने भी हमारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देखिए 4 टुकड़ा में बटा हुआ है ये, है ना, 1 2 3 4। इधर वाले को हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथाई। समझ रहे मेरा बात को। जैसे कि हमने एक रोटी लिया, ठीक है, रोटी गोल होता है कि नहीं। अब बहुत सारे बालक बोलेंगे नहीं सर चपटे भी होते हैं। अरे भाई, अधिकतर रोटी गोल होता है ना। तो इसको जब आप 4 बराबर भाग में बांट दोगे ना, तो इसका एक पार्ट को ही हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं बालक, क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये जो मेरा पोर्शन होगा, ये पोर्शन हमारा कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहलाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसके बाद हम यहां पे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर हम यहां पे आएंगे जब, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और यहां पे चले जाओ ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना है, वो क्या जानना है, ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी पॉइंट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं,
कोई भी पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं तो उसका वैल्यू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों हमारे पॉजिटिव हैं। देख लीजिए, इधर चलेंगे तो एक्स भी पॉजिटिव में है, ऊपर चले जाओ तो वाई भी पॉजिटिव में है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब कोई भी नंबर को लिया जाएगा तो दोनों पॉजिटिव में रहेंगे। ठीक, उसके बाद अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखा आप देख सकते हो आपकी एक्स एक्सिस हमारा नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि इधर चलोगे ना बेटा तो ये हमारा नेगेटिव में हो जाएगा और ये वाई एक्सिस पॉजिटिव में हो जाएगा। क्या कहते हो बोलो? तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी नंबर आप लोगे ना वो एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। ये बहुत काम का चीज है बेटा, ध्यान से देख लो, आगे बहुत यूज होने वाला है ये सारे चीज। तो वहीं पे अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट का अगर बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये चीज क्लियर दिख रहा है कि x हमारा नेगेटिव में आ रहा है, y भी नेगेटिव में आ रहा है, इसीलिए तो दोनों नंबर के साथ नेगेटिव लगा है ना बेटा, माइनस लगा है। तो ये हमारा घर में कोई भी नंबर अगर आता है तो दोनों मेरा माइनस में रहेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर चलते हैं तो ध्यान से देखोगे x हमारा पॉजिटिव तरफ जा रहा है, y हमारा नेगेटिव तरफ जा रहा है, तो जो भी आप नंबर इसमें लिखोगे वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होगा। ये चीज क्लियर हो गया ना? एक बार फिर से आपको समझा दें, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका प्लस प्लस होगा, यानी कोई भी नंबर आप लोगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोई भी लोगे तो वो आपका दोनों प्लस में रहेंगे। ठीक है, वहीं पे अगर सेकंड क्वाड्रेंट का हम बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट का हम बात करेंगे तो दोनों हमारा माइनस में होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो प्लस एंड माइनस होंगे। समझ में आ रहा बेटा क्या बोल रहे हैं हम? ये चीज आप पढ़े भी होंगे 9th क्लास में और 10th क्लास में। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पे जो हम लोग को जानना है वो क्या है देख लीजिए। अगर आपसे पूछ दिया कि भाई P से लेकर के पॉइंट Q तक, है ना, पॉइंट Q तक का दूरी क्या होगा, वो चीज को निकाल के बता दीजिए। तो आप 10 क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन को बनाए होंगे, है ना, कि अगर P से लेकर के Q तक का दूरी फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा बालक? देख लीजिए, अभी आपको सारा कुछ बताएंगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमने तो 10 कोरोना काल में पास किया है ना, तो पढ़ेंगे कहाँ से? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आप पढ़ोगे कहां से? प्रमोट कर दिए गए हो ना। चलिए कोई बात नहीं है। तो अगर आपसे पूछे कि P से लेकर के Q तक का डिस्टेंस क्या होगा बेटा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखोगे ध्यान से। ठीक है, जो बच्चे पढ़ लिए 10 में वो तो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े हैं ऐसे ही पास कर गए थे उनके लिए है भाई, सुन ले। तो कहता है कि दो पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड करना है ना तो एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लेंगे। ठीक है, इसी को आप उलट पुलट के भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होगी, क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। इसको आप लिख सकते हो x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, पहले अगर यहाँ पे x1 रख रहे हो तो यहाँ पे भी y1 को पहले रखोगे। आपको जो अच्छा लगे दोनों फॉर्मूले में, जो आपको प्यार मोहब्बत से दिखे वही आप लगा दीजिएगा, कहीं समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, अब आते हैं कि अगर ये भी पॉइंट को हम क्या करें कि दोनों पॉइंट से मिला देते हैं। देख लोगे ध्यान से, R को Q से हम मिला दिए। ठीक है, ध्यान से देखोगे बेटा, ध्यान से। चलिए, ये हमने इसको क्या किया, R से मिला दिया। ठीक है, और फिर इसको P से भी मिला दिया हमने। देख लो बेटा ध्यान से। अब बोलोगे कि सर ये तो बन गया ट्रेंगल। क्या बन गया बेटा? ट्रेंगल बन गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे कि हमने बहुत सारे ट्रेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए 9 क्लास एंड 10 क्लास में हम लोग पढ़े थे ना बेटा। बहुत सारे ट्रेंगल का एरिया फाइंड किए थे और बहुत सारे फॉर्मूले को यूज किए थे।
लेकिन यहाँ पे आपको एक और फॉर्मूले को देखने को मिलेंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि पी क्यू आर का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा? कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तब हम लोग एरिया कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, इसको सपोज कर सकते हो आप कि ये x1 है, ये y1 है। ठीक है, ये मेरा x2 है, ये y2 है, और इधर वाले पॉइंट को हम ले लेते हैं x3 एंड y3 है। सिंपल बेटा, ध्यान से देखोगे। ठीक है, P एंड Q एंड R, 3 कोऑर्डिनेट दे रखा है और आपसे पूछेगा कि इसका एरिया क्या होगा, है ना बेटा? ध्यान से तब हम लोग एक बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं, और वो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखोगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया यानी एरियाज बराबर, देख लो बेटा ध्यान से, मोड में लोगे 1/2 मोड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मोड बंद। अब बोलोगे कि सर ये मोड क्यों लगा रहे हो, है ना? हमने 10 क्लास में तो मोड नहीं लगाया था। कोई बात नहीं बेटा, ध्यान से सुनो। मोड का मतलब होता है कि कोई भी नंबर अगर इसके अंदर में नेगेटिव आ जाता है तो आप उसको बाहर निकालोगे, पॉजिटिव कर देगा। किसी का भी एरिया जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देता है, ना कि नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, कभी आपने ये देखा है कि एक घर है या फिर एक प्लॉट है, उसका एरिया -200 स्क्वायर फीट होगा? नहीं ना, देखे हो ना, नहीं सुने हो ना? तो कोई भी चीज यानी एरिया हो चाहे डिस्टेंस हो, वो हमेशा पॉजिटिव में रहते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको मोड में रखते हैं। समझ रहे बच्चों? चलिए, ये 2 फार्मूले होंगे। उसके बाद एक फार्मूले और होते हैं, जैसे कि बोल दिया कि भाई ये लाइन है हमारा P2R। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि कोई लाइन इसको इंटरनली क्या कर रहा है कि 2 पार्ट में बांट दिया। कोई लाइन आया भाई और इसको जो है 2 पार्ट में बांट दिया। ठीक है, ये लाइन आया इसको और ये 2 पार्ट में क्या किया, इसको बांट दिया। किसको 2 पार्ट में बांट दिया बेटा? लाइन को बांट दिया। ठीक है, अब लाइन को बांट दिया तो इधर रेशियोज बना दिया m और इधर बना दिया n। कुछ याद आ रहा होगा। वैसे बच्चों को तो जरूर याद आ रहा होगा जो 10 क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना? बस बेटा वही सब है, 10 क्लास का ही पोर्शन है। इसके बाद इस टॉपिक के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का टॉपिक। लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी था क्योंकि आगे बहुत काम आएगा ये। ठीक है, तो कोई एक लाइन है जो इंटरनली क्या कर रहा है, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, कट करके आगे निकल जा रहा है। साथ ही साथ ये रेशियो बता दे रहा है कि ये m रेशियो n में क्या किया, इसको भाग दे दिया, मतलब डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आप बताइए कि यहां पे जहां से ये पॉइंट लाइन गुजर रही है, इस लाइन का जो है वो आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा, है ना बेटा? यानी कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, तो जिसको हम लोग कह सकते हो कि ये आपका सेक्शन फॉर्मूला हो जाएंगे। कौन से फॉर्मूला बेटा? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सेक्शन फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट निकालना है तो आपको x का वैल्यू निकालना होगा एंड y का वैल्यू निकालना होगा। तो इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे x बराबर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं mx2 प्लस nx1 बट्टे में m प्लस n लिखोगे, है ना बेटा? और y के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n लिखोगे। ठीक है बेटा, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक, यानी कि m रेशियोज n में अगर कट किया तो यहाँ वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप इस फॉर्मूले से लगाओगे, सेक्शन फॉर्मूले से लगाओगे, जहां पे x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n होगा, y बराबर में my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n होगा। अब बहुत सारे बालक ये बोल रहे हैं कि सर x1 x2 कहाँ से लेंगे, यहाँ तो x3 y3 है,
तो मेरे भाई सुन, यहाँ पे जब 2 पॉइंट को अगर लेंगे ना हम लोग, तो पहले वाले को x1 y1 लेना और दूसरे वाले को x2 y2 लोगे। सिंपल बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं इस कोऑर्डिनेट का। ठीक है, इसी में भाई ये भी हो सकता है कि अगर ये इंटरनली पास कर रहा है और यदि m रेशियो n बराबर हो, m रेशियो n क्या हो, बराबर हो, तो आप कैसे फाइंड करोगे x? तो यहां पे लगाओगे बेटा x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, और y के लिए लगाओगे बेटा y1 प्लस y2 बट्टे में 2 हो जाएगा। मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है लाइन को, है ना। तब हम लोग क्या करेंगे बेटा, तब हम लोग करेंगे x बराबर x1 प्लस x2 अब बट्टे में बेटा 2 लिखोगे। ठीक है, 2 इसलिए बट्टे में लिख रहे हैं हम लोग क्योंकि वो 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है इसको। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको या नहीं समझ में आ रही है वो बता दीजिए, पहले कमेंट में कर दीजिए, कुछ ना कुछ लिखते जाइए। बाबा के पास आए हैं तो कुछ ना कुछ देते जाइए और लेते जाइए, है ना बेटा। तो सिंपल सी बात है कि आप लोग देखते जरूर हैं वीडियो लेकिन शेयर नहीं करते हैं, लाइक तो करना भूल जाते हैं, लगता है जैसे हम आपके दुश्मन हैं, है ना बेटा। तो भाई लाइक एंड शेयर दबा करके ठोक दें, है ना। सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे चैनल को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपको लेक्चर देखने को मिलेंगे जो बहुत आपको मदद मिलेंगे, है ना। जहां तक होगी पूरे डिटेल में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे और अभी 11th में पहला एक्सरसाइज इसी से बनाना है। ठीक है, यही 2 3 4 फॉर्मूले होंगे जो हम लोग को यूज करना होगा। बात समझ में आ रहा है बेटा, है ना। तो प्लीज इसको नोट कर लेंगे क्योंकि आगे हम लोग ये सारे फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देख लो।